हाँ जी बच्चा शेयर करो। कोई है शेयर करने वाला? क्यों बे इरफान? ये सर मैं मैं करती हूँ। कौन मलाइका करे? जी सर। मलाइका आपके इधर मतलब सिग्नल ठीक है? सर डिवाइस लगाई है वो भी छत पे, तब आते हैं सिग्नल। अब छत पे बैठी हो? नहीं सर, डिवाइस छत पे होती है, हम नीचे होते हैं, अच्छा अच्छा। तो इसलिए वैसे नहीं तो इतने ज्यादा सिग्नल नहीं होते ना, तो डिवाइस और तेज सही हो जाते हैं। तो लैपटॉप पे करती हो लेक्चर लेती हो तो मोबाइल पे? नहीं सर, फोन पे। अच्छा, फोन पे तो फिर इसको यार हमेशा जूम ही करते रहते होगे। सर अब फील नहीं होता, वो लैपटॉप ही है तो सही, लेकिन बस फोन पे ही करते हैं। अच्छा, तो सरगोदे वाले ढीले है। सरगोदे वाला कोई शेयर भी नहीं कर सकता। वो हमारा कौन करता था, वो किधर गया है? हसन क्या नाम था? सर वो क्लास में नहीं है। सर मैं करूँ शेयर? हाँ बिस्मिल्लाह करो, शुरू करते हैं। ये है हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन इंटरैक्शन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इंटरैक्शन में हम ड्यूट्रॉन को कंसिडर करते हैं कि ड्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक है और इसको हम एनालिटिकली भी करेंगे और इसके बारे में जो हमें मालूमात है वो भी। अब ड्यूट्रॉन को ही क्यों लिया? क्योंकि ड्यूट्रॉन में सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है और ये न्यूक्लियस के अंदर है, और इस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी एक्सपेरिमेंटली भी हमें पता है, और फिर ये बाइंडिंग एनर्जी बनती किस वजह से है ये भी हमें पता है कि बाइंडिंग एनर्जी मैथमेटिकली हम जो निकालते हैं वो बाइंडिंग एनर्जी हम मास ऑफ दोनों का मास, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास टोटल, और उसमें से माइनस करते हैं न्यूक्लियस का मास और जो बाइंडिंग एनर्जी आती है। ठीक है ना? और दूसरा तरीका हम ये है कि हम गैमा रेज लें और उसको स्ट्राइक करें किससे के ऊपर? ड्यूट्रॉन के ऊपर, और ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस टूट जाए तो गैमा रेज जितनी एनर्जी का हमें चाहिए उसको तोड़ने के लिए ये इसकी दो तरीके हैं इसकी बाइंडिंग एनर्जी। तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो फोर्स है इनके दरमियान उसके इक्विवेलेंट जो एनर्जी चाहिए हमें वो हमारे पास इसकी बाइंडिंग एनर्जी है, या वो एनर्जी है जिस एनर्जी का न्यूट्रॉन इसको तोड़ सकता है। तो वो एनर्जी है 2.23 MeV। वो एनर्जी कितनी है? 2.23 MeV। तो हम ये एनालिटिकली क्या करेंगे? हम ये फोर्स मालूम करेंगे या पोटेंशियल मालूम करेंगे बाय यूजिंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो लास्ट पिछले हम करते आए हैं। तो मैंने आपको बताया था जो भी फोर्स होती है वो किस वजह से होती है? फील्ड की वजह से होती है। फील्ड में एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल आता है, तो इसमें भी अगर आप करते हैं कूलम फोर्स तो उसमें दो पार्टिकल सिस्टम अगर आप लेते हैं तो दो पार्टिकल सिस्टम में
हाइड्रोजन एटम है। तो हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स होती है वो अगर आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूज करके उसका पोटेंशियल मालूम करें तो वो हम कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये एक खूबी है कि एक तो उस फोर्स की या उस पोटेंशियल की हमें प्रॉपर्टी मालूम है, हम उसके बारे में ज्यादा जानते हैं। दूसरी बात यह है कि वो एक पार्टिकल बहुत स्मॉल है, दूसरा पार्टिकल बहुत हैवी, प्रोटॉन हैवी है, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन स्मॉल है। तो इसलिए ये टू पार्टी सिस्टम हो जाएगा, टू पार्टिकल सिस्टम हो जाएगा। उन दोनों पार्टिकल सिस्टम में इन केस ऑफ द हाइड्रोजन आपके पास सेंटर जो होता है वो सेंटर ऑफ द प्रोटॉन ही होता है। लेकिन जब हम न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं तो इसमें भी दो बॉडी सिस्टम है। इसमें दो बॉडी सिस्टम में दो न्यूक्लियन है। अगर आप ड्यूट्रॉन कंसिडर करते हैं तो उसमें एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। अब इसमें दोनों पार्टिकल सिमिलर मास के हैं, ठीक है ना। इसमें एक हैवी पार्टिकल नहीं है। उसमें तो हम जो पार्टिकल हाइड्रोजन एटम में जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है वो लाइट पार्टिकल है और वो फील्ड में आता है और उसका मास कंसिडर कर लेते हैं और उसके ऊपर जितनी फोर्स लगती है उसका पोटेंशियल हम मालूम कर लेते हैं बाय यूजिंग द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। तो उसमें हम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की फील्ड है, न्यूक्लियस के अंदर दोनों करीब आते हैं। तो इसमें हम किसका मास कंसिडर करेंगे? जिसमें हमारे पास सेंटर एक हो। उसमें तो सेंटर हमें पता है, तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन उस सेंटर की तरफ मूव करता है तो जो भी उसकी एनर्जी चेंज होती है या किसी पॉइंट के ऊपर होती है उसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल हम मालूम कर लेते हैं। लेकिन इस केस में हम फिर क्या करेंगे? हम दोनों बॉडी सिमिलर मास के हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो हम इसमें एक सेंटर ऑफ मास, यानी कि जैसे जैसे वो एक करीब आएंगे तो उनका सेंटर ऑफ मास मूव करेगा। तो हम सेंटर ऑफ मास जो है उसको यूज करेंगे और उसका भी एक तरीका है जो अभी आपके सामने आएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है, जो पहला पेज है इसको मैं पढ़ देता हूँ। कहता सिंपलेस्ट न्यूक्लियस containing more than one nucleon is ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन मैंने आपको बताया था कि ये ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के आइसोटोप का न्यूक्लियस है, जिसमें एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, विच कंसिस्ट ऑफ ए प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन। बाइंडिंग एनर्जी, इसकी बाइंडिंग भी है पता है जो कि 2.23। तो बाइंडिंग मास ऑफ द प्रोटॉन ये ऑब्टेन आइदर फ्रॉम द डिस्क्रिपेंसी इन द मास बिटवीन द मास ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि मास ऑफ द न्यूक्लियस और मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस मास ऑफ द न्यूट्रॉन में जो फर्क है, डिस्क्रिपेंसी है, जो फर्क है उससे हम मालूम कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है आर फ्रॉम फोटो डिसइंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऐसा न्यूक्लियर आवाज नहीं आ रिएक्शन रही। है गामा रेज। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है? यस सर, अभी आई है। क्या बात है, कोई आवाज ऊंची कर लो। तो वो हम दूसरी तरीकाकार ये है कि हम फोटो डिसइंटीग्रेशन करते हैं, गामा रेज लेते हैं, उसको स्ट्राइक करते हैं ड्यूट्रॉन के ऊपर, तो ड्यूट्रॉन टूट जाता है। अगर गामा रेज की एनर्जी 2.23 MeV हो तो तब हम कहते हैं
वो ड्यूट्रॉन टूटेगा। ये इसकी बाइंडिंग एनर्जी, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी आपको दो तरीके, एक मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, एक कहता है इन चैप्टर 9, पीछे जो चैप्टर 9 की हम बात नहीं करते, तो हमने क्वांटम मैकेनिक्स यूज की थी टू बॉडी सिस्टम हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। लेकिन इसमें हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है ना। बट इन दैट केस द प्रिसाइज नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन वाज नोन। इस केस में हमें जो नेचर ऑफ फोर्स वो मालूम थी, ठीक है ना। इफ अ फोर्स लॉ इज नोन फॉर द इंटरेक्शन, क्योंकि वो हमें फोर्स के कानून भी पता थे, तो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन हम फाइंड कर सकते हैं आसान, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, वो मूव करता है प्रोटॉन की फील्ड में, तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल का मास हम कंसीडर कर लेते हैं, जितना वर्क होता है एनर्जी हम मालूम कर लेते हैं। वी कैन बी फाउंड एंड substituted into the schedule ले लेते हैं। वो आसान काम है अगर दो बॉडी सिस्टम हाइड्रोजन एटम हो, क्योंकि उसमें कूलम फोर्स हमें मालूम है, उसके लॉ भी हमें मालूम है। लेकिन कहना न्यूक्लियर ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज लेस कंप्लीट। न्यूक्लियर फोर्स को हम ज्यादा नहीं जानते, कूलम फोर्स को हम ज्यादा जानते हैं देन द कूलम फोर्स। It is not possible to discuss the deuteron in as much quantitative detail as hydrogen. हाइड्रोजन के एटम की तरह हम इसको नहीं देख सकते। अब फिर इसके लिए क्या करते हैं, कहता है the actual potential energy V of deuteron, that is the potential energy of either nucleon with respect to other। ये पोटेंशियल एनर्जी होगी एक न्यूक्लियन की दूसरे के लिहाज से, with respect to other, depend upon the distance between the center of the neutron and proton। इनके दरमियान सेंटर के ऊपर more or less, ठीक है ना, as shown by the solid line। ये अगला ग्राफ है उसमें हम बताएंगे उसके मुताबिक। द रिपल्सिव कोर, जो हमने न्यूक्लियर फोर्स में एक रिपल्सिव कोर की बात की है, जो कि 0.4 into 10⁻⁻15 इन रेडियस रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियन एक दूसरे में मर्ज नहीं होते, मैश नहीं होते, ठीक है ना, more than a certain amount। We shall approximate this VR by square well। तो इसलिए हम इसको फिगर में स्केयर वेल के तौर पर लेते हैं, वो आगे फिगर जाएंगे तो फिर दो फिगर में एक वो बोल्ड लाइन है, सॉलिड लाइन है, एक स्केयर वेल हमारे पास हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास न्यूक्लियस में एक खास डिस्टेंस के बाद ये फोर्स खत्म हो जाती है। This approximation means that we consider the nuclear force between neutron and proton to be zero when they are more than r0 not apart। कहता है ये इसलिए हम स्केयर वेल कंसिडर करते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान जीरो हो जाती है जब उनके दरमियान फासला r0 से ज्यादा होता है। एंड टू हैव ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, और इसका उस दौरान मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, लीडिंग टू द कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी माइनस V0, जिसकी वजह से माइनस V0 हम अगर सपोज कर लें ये एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है। व्हेन दे आर क्लोज टू गैदर देन R0, यानी कि R0 से भी थोड़े फासले के ऊपर ये एक दूसरे के करीब। द पैरामीटर V0 एंड R0 रिप्रेजेंटेड द सर्टेन। अब V0 जो है इस पोटेंशियल की वैल्यू को जाहिर करता है, R0 रेंज को जाहिर करता है, इस फॉर्म में हम रेंज लेते हैं। तो इसमें अगर कोई बात समझ ना आई हो इसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर हम दूसरे पेज के ऊपर जाएंगे। इस पेज में कोई पैरा, कोई फिक्रा, कोई बात आपको समझ ना आई हो तो वो पूछ लें।
अब दूसरे पेज के ऊपर चले जाओ। इस पेज में आप देखें तो वो कहता है ये जो हमारे पास रिपल्सिव कोर बनाई हुई है, ये जो बोल्ड लाइन है ग्राफ के अंदर जो नीचे को आती है, फिर कहता है एक्चुअली हम इस किस्म का पोटेंशियल लेते हैं न्यूक्लियन के दरमियान। ठीक है, ये एक्चुअल पोटेंशियल है जो न्यूक्लियन की एनर्जी है, जो हमने युकावा पोटेंशियल भी इसी किस्म का लिया था कि जो पीछे से बढ़ता था आर के साथ, ये दो न्यूक्लियन के दरमियान है। तो जब ये आर के ऊपर डिपेंड कर रहा, लेकिन कहता है न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर आर नॉट के बाद ये फोर्स नहीं लगती, तो इसलिए आर नॉट तक ही ये फोर्स होती है, आर नॉट तक ही पोटेंशियल होता है, इसलिए हम आर नॉट तक ही ये पोटेंशियल लेते हैं और वी नॉट तक। तो ये जो डॉटेड लाइन आती है जो आर नॉट से शुरू होती है नीचे को आती है और वी नॉट इधर लिखा हुआ है माइनस वाई एक्सिस के ऊपर, तो एक्चुअली हम ये स्केयर वेल अप्रोक्सीमेशन, इसको स्केयर वेल समझते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि आर नॉट के बियॉन्ड ये फोर्स अमल नहीं करती। जो बोल्ड लाइन है वो हमारा उसी किस्म का पोटेंशियल है जो आर के ऊपर डिपेंड करता है और नेगेटिव है, इसलिए नीचे को ये सारी लाइन है, और ऊपर जो फासला है वी से, ये रिपल्सिव कोर को जाहिर करता है। ठीक हो गया। एक्चुअल पोटेंशियल जो हम आर के ऊपर डिपेंड करेंगे वो ये होगा, जो हमारी अप्रोक्सीमेशन है वो स्केयर वेल पोटेंशियल है। ठीक है ना। इसमें अगर ग्राफ को और गौर से देखें तो वी नॉट पोटेंशियल एक लाइन लगाई हुई है जीरो से लेकर तीर के निशान नीचे वी नॉट पोटेंशियल तक, वो पोटेंशियल एनर्जी वी है जो दोनों के दरमियान है, और ये बराबर किस किस के है, काइनेटिक एनर्जी और ऊपर छोटी सी एनर्जी, ये हमारे पास जो कि बाइंडिंग एनर्जी के बराबर है, उसमें से ये ऊपर को तीर का निशान है, और टोटल पोटेंशियल एनर्जी से माइनस काइनेटिक एनर्जी टी किया हुआ है, तो फिर ये टोटल एनर्जी आती है जो कि डाउनवर्ड है तीर का निशान, जो कि कहलाती है उसकी बाइंडिंग एनर्जी -2.23 MeV। यानी कि जब आप न्यूक्लियन दो को आप मूव करते हुए आते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की फील्ड के अंदर भी बनती है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी वी नॉट नेगेटिव से जाहिर की हुई है पोटेंशियल, जो कि आपकी जो एक्स एक्सिस है उससे लाइन शुरू होती है, वी नॉट डॉट तक जाती है। ये पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि दोनों की पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ मोशन भी है, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जब जमा करते हैं, एक की डायरेक्शन नीचे को है दूसरी डायरेक्शन ऊपर को है, तो जो बाकी एनर्जी बनती है वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी बनती है। ये तो है ग्राफ। तो पीछे से जब हम पढ़ते हैं, जहां पे मैंने नीचे लाइनें लगाई हुई हैं किताब के ऊपर, बुक के ऊपर, तो हम उसमें पीछे से ये है कि वी नॉट स्ट्रेंथ और आर नॉट रेंज को जाहिर करता है रिस्पेक्टिवली ऑफ इंटरेक्शन होल्डिंग द ड्यूट्रॉन टुगेदर। तो वी नॉट आर नॉट स्ट्रेंथ ऑफ द पोटेंशियल और रेंज ऑफ द पोटेंशियल रिस्पेक्टिवली भी जाहिर करता है ड्यूट्रॉन के, जिसकी वजह से प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे के साथ अटैच है। And the square well potential itself represent of the short range character of the interaction। और जो स्केयर वेल पोटेंशियल है वो, चूंकि हमें पता है कि ये फोर्स, ये पोटेंशियल शॉर्ट रेंज है, यानी कि आर नॉट के अंदर है,
इनका फासला न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, इसलिए हमने आर नॉट के बाहर 0, आर नॉट के अंदर वी नॉट, जो कि आर नॉट के कम आर नॉट फासले के ऊपर वी नॉट ही कांस्टेंट रहता है, इसलिए हम इसको स्क्वायर वेल पोटेंशियल लेते हैं। ठीक हो गया, ये पहली 2 लाइनें हो। अ स्क्वायर वेल पोटेंशियल मींस दैट V is a function of R alone। ठीक है ना, V और R सिर्फ R का फंक्शन है और किसी चीज का फंक्शन नहीं है, ना थीटा ना फाई ना टाइम। एंड देयरफॉर as in case of other central force potential, it is easiest to examine the problem in spherical polar coordinate। ठीक है ना, तो कोई और जो सेंट्रल फोर्स है जिसमें हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, प्रोटॉन है, उसमें तो ये काम आसान है कि आप क्या करें, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को एग्जामिन कर लें। ठीक है ना, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये होती है, ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इसको हमने लेके चलना है। ऊपर जो कहानी बयान की है उसका मकसद सिर्फ ये है कि 2 बातें उसने बताई हुई हैं। एक तो ग्राफ की बात बताई, इसमें ग्राफ में क्या क्या उसने कहा कि हम स्क्वायर वाले पोटेंशियल लेते हैं। स्क्वायर वाले पोटेंशियल क्यों लेते हैं कि ये शॉर्ट रेंज है, आर नॉट के अंदर अंदर ही रहता है और आर नॉट के कम फासले के ऊपर इसकी वैल्यू कांस्टेंट माइनस बी नॉट ही रहती है, इसलिए हम स्क्वायर वाले पोटेंशियल लेते हैं। वैसे अगर हमारे पास कोई सेंट्रल फोर्स हो तो बहुत इजी है, हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में उसको एग्जामिन करते हैं। तो इसमें अगर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लें तो ये इक्वेशन जो इस बुक में 22.1 इक्वेशन है, दैट इज स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ठीक है ना, अब इसमें जो आपके पास लास्ट टर्म है 2m/h कट स्क्वायर E माइनस वी इंटू फाइव, ये कोई भी अगर आप कूलम पोटेंशियल लें, आप हाइड्रोजन एटम का सिस्टम लें जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो इसमें मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन लगेगा, m की बजाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बाकी उसके कोऑर्डिनेट लगेगा। तो कहते हैं लेट अस चूज पार्टिकल इन क्वेश्चन टू बी अ न्यूट्रॉन। पार्टिकल हम इसमें इस इक्वेशन में अगर ये हाइड्रोजन एटम है तो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन था तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम चूज करते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है ना, तो इमेजिनरी हम सपोज करेंगे इन मूविंग इन द फोर्स ऑफ फील्ड ऑफ न्यूट्रॉन है, वो फील्ड ऑफ प्रोटॉन में मूव करता है। अगर हाइड्रोजन एटम है वो फील्ड ऑफ प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। लेकिन ये तो न्यूक्लियर फोर्स है, दोनों की फील्ड है, तो हमने न्यूट्रॉन को समझ लिया मूव करता है फील्ड ऑफ, ठीक है ना, प्रोटॉन। द ऑपोजिट चॉइस वुड ऑफ कोर्स यील्ड आइडेंटिकल। इसके अलावा आप कर सकते हैं प्रोटॉन को भी सपोज कर सकते हैं जो न्यूट्रॉन की फील्ड में मूव करता है, ठीक है ना। E, the total energy of the neutron is negative and is same as the binding energy of neutron। तो इसमें E हमारे पास टोटल एनर्जी है न्यूट्रॉन की। अब हम आगे चलते हैं, कहता है हाइड्रोजन एटम में, इन द हाइड्रोजन एटम एनालिसिस में where one particle is much heavier than the other, एक पार्टिकल हैवी है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन उसमें तो स्मॉल है, it is still necessary to consider the effect of the nuclear force। न्यूक्लियर फोर्स में तो ये चीज नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो ऊपर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, अगर इलेक्ट्रॉन में m है तो हम उस m को रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना। We did this by replacing the electron
by replacing the electron mass, ठीक है, क्या करेंगे, by the replacing the electron mass by reduced mass, इसको reduce mass से आपके पास करेंगे, reduce mass कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन का mass और न्यूट्रॉन का reduce mass हमने कैसे निकालना है कि 1 over reduced mass बराबर होता है 1 over mass of proton plus 1 over mass of neutron, के दूसरे पेज के ऊपर लिखा है। हमने reduced mass यानी कि ऊपर वाली इक्वेशन जो है उसमें mass m जो है उसकी बजाय हम reduced mass, क्योंकि दोनों पार्टिकल एक जैसे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर सकते हैं, इसमें कोई लाइट पार्टिकल नहीं है, इसलिए हम दो पार्टिकल सिस्टम में एक पार्टिकल अगर लाइट होता है तो उसका मास कंसीडर करते थे, इसमें दोनों पार्टिकल लाइट नहीं है, दोनों पार्टिकल सेम मास के हैं, इसलिए हम इसमें रिड्यूस मास की एक टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, रिड्यूस मास, जिसको हम डैश लिखा हुआ है। इन दिस वे द प्रॉब्लम ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन मूविंग अबाउट द कॉमन सेंटर ऑफ मास, तो इसी तरीके से रिड्यूस मास में हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो हमारा एनालिसिस है उसमें मास को रिप्लेस करेंगे बाय द प्रॉब्लम ऑफ सिंगल पार्टिकल ऑफ मास डैश m डैश रिड्यूस मास, यानी कि उसमें हमने रिड्यूस मास, इसमें जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है हैंड राइटिंग से, रिड्यूस मास m डैश है, 1 over m डैश होता है 1 over मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये हम m डैश इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास, ये रिड्यूस मास कहलाता है। ये क्या कहलाता है, अब ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इसमें हम जो m यूज किया हुआ है पीछे वाली इक्वेशन, उसमें हम m डैश यूज करेंगे, जो हमारे पास m डैश इज इक्वल टू mn mp डिवाइडेड बाय mn प्लस mp, ठीक है ना। m dash moving out a fixed point, a similar procedure is even more appropriate here since neutron and proton mass are similar, almost similar, तो हम इस इक्वेशन में m dash यूज करेंगे, तो ये हमने m dash यूज किया। एक तो ये m का जो हमारे पास इक्वेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, उसमें एक m का मसला हमने हल कर लिया, वो जो इक्वेशन है वो ऐसे टू बॉडी सिस्टम के लिए है जो एक बॉडी हैवी होता है एक बॉडी लाइट होता है, तो उसमें हमने लाइट बॉडी का मास लिख लेना होता है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स में न्यूट्रॉन के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मास बराबर होता है, इसलिए हम रिड्यूस मास की बात करेंगे क्योंकि उसके लिहाज से मूव करता है रिड्यूस मास जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं। अब दूसरी बात हम इसमें कंसीडर करेंगे जो वेव फंक्शन, पीछे जो इक्वेशन है हमने साई कंसीडर किया है। अब साई देखें, जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसमें आर भी मौजूद है, थीटा भी मौजूद है, फाई भी मौजूद है। इसका मतलब ये है ये जो पीछे इक्वेशन है पिछले पेज के ऊपर, वो आर के ऊपर डिपेंड भी करती है, रेडियल कोऑर्डिनेट के ऊपर भी डिपेंड करती है, थीटा अजीमुथल क्वांटम एंगल के ऊपर भी डिपेंड करती है, और फाई, ठीक है ना, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो तीन क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए वो जो फंक्शन है उस इक्वेशन में फाई, उसको आप लिख सकते हैं फाई आर थीटा, साई आर थीटा फाई। साई जो फंक्शन है तीन है, नीचे आर भी लिखेंगे सबस्क्रिप्ट में, थीटा भी लिखेंगे और फाई भी लिखेंगे, और ये तीन क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए हम तीनों क्वांटिटी को अलग तीन फंक्शन में भी लिख सकते हैं। साई आर थीटा फाई जो फंक्शन है इक्वेशन नंबर 22.3, वो एक्चुअली तीन फंक्शन का आपके पास क्या है, कॉम्बिनेशन है। साई आर थीटा फाई इज इक्वल टू आर आर, आर बड़ा आर फंक्शन है इसका, स्मॉल आर का, बड़ा थीटा फंक्शन है स्मॉल थीटे का, बड़ा
फाई जो है फंक्शन है स्मॉल, और जो बड़ी चीजें आर फंक्शन से रिप्रेजेंट करता है, थीटा भी फंक्शन को, साई फंक्शन। इसलिए हमने साई जो है जो कि आर थीटा फाई के ऊपर डिपेंड करता है, हमने उसके 3 फंक्शन बना लिए, और तीनों फंक्शन जो है अलग अलग सिंगल सिंगल क्वांटिटी अपनी को डिपेंड करते हैं। तो ये हमने इस तरीके से इस फंक्शन को हमने 3 फंक्शन की फॉर्म में लिख लिया। We now assume that the solution of question number जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रेडियल एंड एंगुलर फंक्शन, हमने जो साई है उसको प्रोडक्ट ऑफ रेडियल और एंगुलर फंक्शन में लिख लिया इक्वेशन नंबर 22.3 की फॉर्म में। तो इसमें तीनों फंक्शन जो है वो नीचे बताए हुए हैं, जो कि साई आर थीटा के 3 मिल के फंक्शन बने। उसमें जो आर फंक्शन है जो स्मॉल आर के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या बताता है, वो डिस्क्राइब करता है कि वेव फंक्शन साई जो है वो किस तरीके से चेंज होता है अलोंग द आर रेडियल वेक्टर आर फ्रॉम द न्यूक्लियस, जबकि हम थीटा और फाई को कांस्टेंट रखते हैं। इसी तरीके से फंक्शन थीटा जो है, थीटा बड़ा और सबसे स्मॉल थीटा, वो क्या बताता है, वो डिस्क्राइब करता है कि साई कैसे चेंज होता है जीनथ एंगल के लिहाज से, ठीक है ना, अलोंग द मेरिडियन ऑन द स्फेरिकल सेंटर एट आर इज इक्वल टू 0 विद आर एंड फाई कांस्टेंट, उसमें आर फाई कांस्टेंट। इसी तरीके से फाई जो फंक्शन है राइट साइड के ऊपर वो बताता है कि साई कैसे चेंज होता है एजीमुथल एंगल फाई के लिहाज से, ठीक है ना, ऑन स्फीयर सेंटर, जबकि आप आर और थीटा, यानी कि आपने यहाँ पे तीनों फंक्शन अलग-अलग लिख दिए। पहला फंक्शन आर के लिहाज से साई कैसे चेंज होता है जब थीटा और फाई कांस्टेंट हो। दूसरा फंक्शन साई कैसे चेंज होता है थीटा के लिहाज से जब आर और फाई चेंज हो, फाई कांस्टेंट हो। और तीसरा फाई ये फंक्शन बताता है कि साई कैसे चेंज होता है फाई के लिहाज से जब आर और थीटा कांस्टेंट हो। ये समराइज है इन तीनों का। आपने साई आर थीटा फाई को 3 अलग-अलग फंक्शन में लिख लिया है, और वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन कैसे चेंज करते हैं साई को जबकि दूसरे 2 क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट हो, ये इस तरीके से। अब आगे क्या कहते हैं, although angular motion can occur in square well potential, कहता इसमें कोई शक नहीं कि 2 न्यूक्लियन न्यूक्लियस के अंदर उनकी एंगुलर मोशन भी है, वो स्पिन भी है, ठीक है ना, स्क्वायर वेल के अंदर। स्क्वायर वेल हम समझते हैं न्यूक्लियस को। आवर इंटरेस्ट फॉर द मोमेंट इज इन रेडियल मोशन। तो हमने तो न्यूक्लियर फोर्स मालूम करनी है, वो जैसे जैसे एक दूसरे के करीब आते हैं तो हमने न्यूक्लियर फोर्स को मोशन करना है, तो इसलिए हमें सिर्फ उनकी रेडियल मोशन, एक लाइन के मोशन ही हम उसको कंसीडर करेंगे, हमें उसी में दिलचस्पी है। दैट इज एन ऑसिलेशन ऑफ द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास, उसकी निस्बत कि वो उसी के ऊपर ऑसिलेशन करते हैं सेंटर ऑफ मास के गिर्द। इफ देयर इज नो एंगुलर मोशन, ना तो थीटा के अलावा हाँ जी हसन, हम कहाँ पे थे जब ये डिस्कनेक्ट हुआ है? सर इक्वेशन 22.4 से ऊपर पर। अच्छा 22.4 के ऊपर। ये सर जिसमें हमने कहा था साई फंक्शन आर थीटा फाई के ऊपर डिपेंड करता है, और ये 3 अलग-अलग फंक्शन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, ये बात कर रहे थे ना।
क्यों भाई? यस सर, और फिर कहा था कि हम सिर्फ रेडियल वाला डिस्कस करते हैं क्योंकि हमें सिर्फ रेडियल में हाँ, चाहिए होता है। तो क्योंकि हमने ये कह लिया कि इसमें एंगुलर मोशन, हमने कहा कि हम इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ मोशन है रेडियल, यानी कि एक लाइन के ऊपर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो ऑसिलेट करते हैं, ठीक है ना। तो जब हमने ये समझ लिया थीटा फाई चेंज ही नहीं होते, तो उनका डेरिवेटिव भी जीरो है, साई का विद रिस्पेक्ट टू थीटा और विद रिस्पेक्ट टू फाई। तो तब हमारे पास जो पीछे पेज के ऊपर इक्वेशन थी, जिसको हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं, उसमें जो थीटा और फाई वाली टर्म है उनको हमने क्या कर देना, वैनिश कर देना है। तो फिर हमें सिर्फ आर वाली टर्म ही रह जाएगी, वो हमने लिख ली है। थीटा और फाई वाली टर्म को हमने छोड़ दिया है, और थीटा वाली टर्म जो है वो 2 नंबर है, फाई वाली टर्म जो है वो 3 नंबर है। 2 और 3 को छोड़ दिया, पहली और 4 वाली टर्म वो लिख ली। तो ये हमारे पास अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई, रेडियल फॉर्म में, ठीक है। तो ये साई जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई, और साई जो है वो हमारे पास सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ रेडियल के ऊपर, यानी कि वो फंक्शन साई आर कैपिटल आर आर के बराबर रह गया बस। ऊपर वाला फंक्शन सिर्फ आर का फंक्शन रह गया, तो इसलिए हमने आर की फंक्शन में ये इक्वेशन लिख ली, जो इक्वेशन नंबर 22.4 है। इस 22.4 में हमने एक सब्स्टिट्यूशन की है अपनी सिंपलिसिटी के लिए, जो मैंने यहाँ पे अपने हैंड राइटिंग में लिखा कि आर फंक्शन जो है वो बराबर है यू फंक्शन डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, या जो बुक में लिखा हुआ है यू आर, यहाँ से आर उधर जाके आर बड़ा आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू आर इज इक्वल टू स्मॉल आर इनटू कैपिटल आर सबस्क्रिप्ट स्मॉल आर। तो ये एक नया फंक्शन का हमने ऐड कर लिया, आर की बजाय हम यू ओवर आर लिखेंगे। आर की बजाय हम क्या लिखेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, यू आर। तो तब हमारे पास इक्वेशन नंबर 24.4 बन जाएगी इक्वेशन नंबर 22.6, 22.4 की बजाय 22 है, अगर हम ये इसमें सब्स्टिट्यूशन करें। अब ये जो फंक्शन आर है, जो कि यू आर ओवर आर के बराबर हमने रख के नई इक्वेशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बना ली, वो हमारे पास डी स्क्वायर यू ओवर डी आर स्क्वायर प्लस 2m डैश, ये हमारे पास रिड्यूस मैस है ओवर एच कट स्क्वायर ई माइनस वी इनटू यू। अब फंक्शन यू में आ गया इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब जो v है वो हमें पता है माइनस वी नॉट के बराबर है, ठीक है ना, इन केस ऑफ ड्यूट्रॉन। वो वी नॉट कहाँ पे है, वो वी नॉट स्क्वायर वेल के अंदर है, लेकिन जैसे ही स्क्वायर वेल से बाहर निकलते हैं तो उसकी वैल्यू वी नॉट की बजाय 0 हो जाती है। यानी कि जो डॉटेड लाइन ग्राफ में स्क्वायर वेल बनाया है उसके अंदर इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो 22.6 है, इसमें जो v की वैल्यू है वो एक्चुअली वी नॉट के बराबर है विद इन द स्क्वायर वेल, जो जाहिर करता है न्यूक्लियस को आर नॉट के अंदर अंदर। लेकिन जैसे ही आर नॉट से बाहर आते हैं तो फिर ये वी नॉट नहीं होता, वे 0 होता है। इसका मतलब ये है कि ये ऊपर वाली जो इक्वेशन है ये हम दो जगहों के ऊपर अप्लाई करेंगे, एक स्क्वायर वेल के अंदर, एक स्क्वायर वेल के बाहर। एक में v की वैल्यू हम v नॉट पुट करेंगे, दूसरे में v की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। यानी कि हमारे पास अब u के दो फंक्शन बन जाएंगे, एक u अंदर होगा स्क्वायर वेल के अंदर जिसको हम u1 लिखेंगे, एक स्क्वायर वेल के बाहर u होगा जिसमें v नॉट 0 होगा, उस वहां पे हम u2 लिख लेंगे, u की
फंक्शन को। तो इसलिए दोनों प्लेस के ऊपर हम इसको सॉल्व करेंगे, जो कि हम कल करेंगे। आज आपने यहां तक ही रहना है, जो इक्वेशन नंबर 22.6, उसके बाद 22.6 में ये u है, स्क्वायर वेल के अंदर u1, उसकी अलग इक्वेशन बनाएंगे, स्क्वायर वेल के बाहर u2, उसकी अलग इक्वेशन बनाएंगे, उनको सॉल्व करेंगे। तो फिर हमारे पास इंटरेक्शन पोटेंशियल हम मालूम करने की फॉर्म में आ जाएंगे। इसको अभी थोड़ा थोड़ा देख लो, रीड कर लो, तो मुझसे जो पूछना है पूछ लो, आज इतना ही काफी। यस सर, आ गई। एक तो पढ़ना है, काफी मुश्किल काम है, इतनी जल्दी नहीं आती जितनी जल्दी आपने कह दिया आ गई। सर ये वाला टॉपिक इस तरह का हमने पहले एएमपी में भी और क्वांटम में पढ़ा हुआ है ना, तो इसलिए स्क्वायर वेल जो पढ़ा हुआ है, यस सर, ये टॉपिक इस तरह का हम लोगों ने स्क्वायर वेल पेंसिल्स पढ़ी हुई है, इसलिए बस वो मैथमेटिक्स तकरीबन वही होगा। यस सर। और सिर्फ न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ थोड़ा सा रिलेट करना है इसको, बस न्यूट्रॉन प्रोटॉन की इंटरेक्शन। लेकिन उसमें तो आपने मैस, रिड्यूस मैस का कंसेप्ट भी किया था। नो सर, उधर नहीं किया। हाँ, बस इसमें वो एम उधर के लिहाज से आपने सॉल्व किया होगा, यहाँ पे हम डैश लगा देना, उसकी वैल्यू एम एन एम पी डिवाइडेड बाई प्लस एम पी लिख देनी है बस। मलाइका हाजिरी ले ली है? यस सर, प्रिया ने लाइक सेंड कर दिए। सर मैंने भेज दिया है। किसने भेजी है? सर मैंने हसन। हसन, ठीक है हसन, आप लेट क्यों हो जाते हो? सर वो आज लाइट चली गई थी तो इस वजह से मैं लेट हो। अच्छा, लाइट तो कम ही जाती है। इधर लाइट चली गई थी, इधर तो नहीं गई। सर पता नहीं आजकल ही जा रही है, लेकिन फिर किसी आ गई थी तो तभी फिर मैंने ज्वाइन कर लिया साथ ही। किसी जगह के ऊपर? सर जफर कॉलोनी। जफर कॉलोनी, यार बहुत बड़ा इलाका जो है ना, आप कैसे रह रहे हैं? वो तो बड़ा तंग इलाका है, बहुत आबादी है। ऐसे ही है ना? चलो, किसी ने चीज पूछनी है तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑफ कर दे।